हर जिंदा चीज अपने जैसी ही संतान को जन्म देती है, ये तो हम सब जानते हैं। पर कभी सोचा है ऐसा होता कैसे है? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? आखिर वो कौन सा कोड है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है? ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है ना कि भाई हाथी का बच्चा हाथी क्यों होता है, या आम की गुठली से आम का पेड़ ही क्यों उगता है, अमरूद का क्यों नहीं। ये सवाल सदियों पुराने हैं और आज हम इसी के जवाब की तह तक जाएंगे। तो चलिए, आज हम सब मिलकर जेनेटिक्स के जासूस बनते हैं और आनुवंशिकता की इस सदियों पुरानी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा रहस्य जिसने हमेशा से इंसानों को हैरान किया है। इस कहानी के हीरो हैं ग्रेगर मेंडल, 19वीं सदी के एक वैज्ञानिक। 1856 और 1863 के बीच उन्होंने मटर के पौधों पर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जो आने वाले समय में विज्ञान की दुनिया बदलने वाले थे। पर सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? उनके इस कमाल के काम को दुनिया ने लगभग 35 सालों तक पहचाना ही नहीं। तो हमारे इस जासूस यानी मेंडल ने इस जेनेटिक गुत्थी को सुलझाने के लिए क्या तरीका अपनाया? उनकी कामयाबी का राज उनके बहुत ही सरल लेकिन एकदम सटीक मेथड में छिपा था। मेंडल का सबसे बड़ा जीनियस मूव था उनका सब्जेक्ट चुनना, यानी मटर का पौधा। ये एक परफेक्ट चॉइस थी क्योंकि इसमें 7 ऐसे गुण थे जो बिल्कुल साफ साफ दिखते थे और एक दूसरे के उलट थे। जैसे पौधे की लंबाई, या तो लंबा या बौना, बीज का रंग या तो पीला या हरा, कोई कंफ्यूजन नहीं। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स की शुरुआत की ट्रू ब्रीडिंग पौधों से। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ऐसे प्योर पौधे जो पीढ़ी दर पीढ़ी बिना किसी बदलाव के एक जैसे ही गुण वाले बच्चे पैदा करते थे। यह जरूरी था ताकि नतीजों में कोई गड़बड़ ना हो। तो चलिए, अब आते हैं मेंडल के उस सबसे मशहूर एक्सपेरिमेंट पर जहां उन्हें मिला अपना पहला सुराग। उन्होंने एक बार में सिर्फ एक ही गुण पर फोकस किया, जैसे कि पौधे की लंबाई। उन्होंने बहुत ध्यान से एक शुद्ध लंबे पौधे के पराग को एक शुद्ध बौने पौधे पर डाला। इस तरह से उन्होंने पूरी तरह से कंट्रोल किया कि कौन से पौधे आपस में ब्रीड करेंगे। और जो नतीजा आया वो वाकई हैरान करने वाला था। पहली पीढ़ी, जिसे F1 कहते हैं, उसमें सारे के सारे पौधे लंबे थे। बौनेपन वाला गुण तो जैसे हवा में गायब हो गया था। लेकिन क्या वो सच में गायब हो गया था? कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आया। जब F1 पीढ़ी के इन लंबे पौधों को आपस में ब्रीड करने दिया गया तो दूसरी पीढ़ी यानी F2 में वो छिपा हुआ बौनापन वाला गुण वापस आ गया। और ऐसे वैसे नहीं, बल्कि एक पक्के गणितीय अनुपात में। हर 3 लंबे पौधों के लिए ठीक एक बौना पौधा, 3:1। इस 3:1 के रहस्य को समझाने के लिए मेंडल ने कमाल का आइडिया दिया, प्रभावी और अप्रभावी कारकों का, जिन्हें आज हम एलील कहते हैं। प्रभावी मतलब जो बॉस की तरह है, वो अकेला भी हो तो अपनी चलाता है। और अप्रभावी वो है जो तभी दिखता है जब उसके जैसा ही कोई दूसरा उसके साथ हो। इस पूरी चीज को समझने का सबसे आसान तरीका है ये पनेट स्क्वायर। ये एक सिंपल सा चार्ट है जो दिखाता है कि कैसे ये अलील अलग अलग होते हैं और फिर से नए कॉम्बिनेशन बनाते हैं। और इसी से हमें मिलता है 1:2:1 का जीनोटाइप रेशियो, मतलब जेनेटिक मेकअप। और यही वजह है कि बाहर से हमें 3:1 का रेशियो दिखता है। तो लीजिए, पहेली का पहला हिस्सा सुलझ गया। और इस पूरे एक्सपेरिमेंट से निकला मेंडल का पहला महान नियम, विसंयोजन का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आसान भाषा में कहें तो हर गुण के लिए 2 एलील होते हैं जो बच्चे पैदा करने वाली कोशिकाएं बनाते वक्त अलग हो जाते हैं, और हर कोशिका को दोनों में से सिर्फ एक ही मिलता है। पर मेंडल इतने में ही नहीं रुके। एक पहेली सुलझाकर उन्होंने चुनौती और बढ़ा दी। उन्होंने सोचा, अच्छा क्या होता है जब हम एक साथ 2 गुणों को ट्रैक करते हैं? तो इस बार उन्होंने एक ऐसा पौधा लिया जिसके बीज गोल और पीले थे, और उसका क्रॉस करवाया एक ऐसे पौधे से जिसके बीज छुर्रीदार और हरे थे। इसे कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, और इसने एक बिल्कुल नई पहेली खड़ी कर दी। F1 पीढ़ी में तो वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। सिर्फ प्रभावी गुण दिखे, यानी सारे के सारे बीज गोल और पीले थे। लेकिन असली जादू, असली रहस्योद्घाटन तो F2 पीढ़ी में होना था। F2 पीढ़ी में 4 तरह के बीज मिले, और वो भी एक बहुत ही खास अनुपात में, 9:3:3:1। पर सबसे कमाल की बात यह थी कि इसमें सिर्फ माता पिता वाले कॉम्बिनेशन ही नहीं थे, बल्कि बिल्कुल नए कॉम्बिनेशन भी थे, जैसे गोल हरे और झुर्रीदार पीले बीज।
और यहीं से निकला मेंडल का दूसरा नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसका सीधा सा मतलब है कि अलग-अलग गुण एक दूसरे से आजाद हैं। बीज का आकार कैसे विरासत में मिलेगा, इसका बीज के रंग से कोई लेना देना नहीं है। दोनों अपनी अपनी राह पर चलते हैं। मेंडल के नियम जेनेटिक्स की नींव हैं, इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में इस कहानी में कुछ बहुत दिलचस्प मोड़ भी हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये पहेली और कैसे उलझती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई भी एक एलील दूसरे पर पूरी तरह से हावी नहीं हो पाता। इसे कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। जैसे स्नैपड्रैगन के फूल। जब एक लाल और एक सफ़ेद फूल का क्रॉस होता है तो F1 में गुलाबी फूल खिलते हैं, दोनों का एक खूबसूरत मिश्रण। और फिर आता है सहप्रभाविता। यहाँ कोई मिक्सिंग नहीं होती, बल्कि दोनों एलील एक साथ बराबरी से खुद को दिखाते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है हमारा ABO ब्लड ग्रुप। जब A और B एलील साथ होते हैं तो वो AB ब्लड ग्रुप बनाते हैं, जहां दोनों मौजूद होते हैं। अब कहानी में दशकों बाद एक और बड़ा मोड़ आया। साल 1902 में दो वैज्ञानिकों सटन और बोवेरी ने माइक्रोस्कोप में कुछ ऐसा देखा जिसने मेंडल की पूरी कहानी को एक नया मतलब दे दिया। उन्होंने देखा कि कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स का बर्ताव बिल्कुल मेंडल के कारकों यानी फैक्टर्स जैसा था। जरा इस तुलना को देखिए, सब साफ हो जाएगा। कारक और क्रोमोसोम दोनों जोड़ों में होते हैं, दोनों कोशिका विभाजन के समय अलग हो जाते हैं और दोनों आजादी से बढ़ते हैं। और यहीं पर पहेली का आखिरी टुकड़ा फिट हुआ। मेंडल जिन्हें कारक कह रहे थे, वो असल में क्रोमोसोम पर मौजूद जीन ही थे। तो मेंडल के काम ने हमें आनुवंशिकता के खेल के बुनियादी नियम दिए और जेनेटिक्स की एक मजबूत नींव रखी। लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज भी हमारे अपने जेनेटिक कोड में ऐसी कौन सी और भी गहरी और जटिल पहेलियां छुपी हैं जिन्हें वैज्ञानिक सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं।